जिसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट है, कहा जाता है कि बड़े बड़े देशों में डेमोक्रेसी पॉसिबल है, लोकतंत्र बड़े बड़े देशों में संभव है, लेकिन यहाँ पर तो ये कुछ गरीब, कुछ विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, उनमें भी लोकतंत्र है और बड़ी धूमधाम से लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से रहते हैं उससे भी बेहतर रह रहे हैं। तो कैसे संभव है, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंततः कुछ देशों में सैन्य शासन है, कुछ देशों में लोकतंत्र है, कुछ देशों में राजतंत्र है, तो कैसे लोग बैलेंस कर रहे हैं और किस सैनिक शासन में या राज्य शासन में क्या परेशानी लोगों को हो रही है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कल मैंने कुछ चीजें आपको बताई, सो देन आज आगे बढ़ते हैं। कल मैंने ये आपको एक डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, यदि आपको ध्यान हो। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की, जिसमें से ये पूरे वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया के लिए कुछ पैमाने रखते हैं जिसके आधार पर हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर और उसकी व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से समझेंगे कौन सा देश का कैसा क्या रिकॉर्ड ओवरऑल रहा है। इम्पोर्टेंट है डाटा, आप समझो। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। विश्व देश, देखो जन्म के समय आयु प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, विद्यालय नामांकन और तुलनात्मक क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर, बाल मृत्यु दर, टीबी का फैलाव और $1.9 प्रतिदिन से कम जीने वाली जनसंख्या और HDI में इंडेक्स। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, विकासशील देशों की कंडीशन है कि जन्म के समय आयु, मतलब आयु ऐसे निकाल दे एवरेज, जो सबकी कोई 60 साल पे मर रहा है, कोई 80 पे, कोई 90, कोई 75 पे, सबको टोटल इंक्लूड करके निकाल दें तो ओवरऑल एज कितना है 72। ये मैं पूरी दुनिया की बता रहा हूँ। विकासशील देशों में 70। 10 साल का अंदर आया ना, 10 साल का अंदर पैसा नहीं, समझ लो आप। विकसित देशों में जो जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर लोगों का जीने का एवरेज आयु, औसत आयु कितनी है 72 साल। ठीक है, और विकासशील में 70। तो इनमें देखिए आप दक्षिण एशिया की कंडीशन, भारत और बांग्लादेश, इस लिस्ट में आप देखो सबसे ज्यादा जो आयु वर्ग है वो किसका है, बांग्लादेश का 72 साल, और पाकिस्तान का हमसे भी कम है, उसकी कंडीशन हमसे भी बेकार है। भारत की 68 है। ओवरऑल असर काफी अच्छी है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, साक्षरता देखा जाए तो बांग्लादेश में 72 है, भारत में 69 है, नेपाल में 59% है, पाकिस्तान में देख रहे हैं 57% है, 57। आधे लोग पढ़े लिखे हैं साक्षरता की बात में। श्रीलंका देख रहे हैं कितना आगे, 91%। मतलब इंडिया के सभी स्टेट से आगे है इसकी साक्षरता, बस केरला को छोड़ के और नागालैंड। उसके बाद है क्रय शक्ति, तो ये थोड़ा बहुत दिया है। एक जो मैंने सुना वो ये और देख लो आप, बाल मृत्यु दर प्रति 1000, शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, IMR बोलते हैं। इसका मतलब ये है 1 साल के भीतर में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर जितने बच्चों की मृत्यु होती है उसको शिशु मृत्यु दर बोलते हैं। 1 साल के अंदर में जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने मरते हैं 1000 पर, उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो बांग्लादेश में 28% हाइट दिया है, भारत में 34 है, नेपाल में 28 है, पाकिस्तान में आप देख रहे हो 64, मतलब रिकॉर्ड। और अगर ये डट गए तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन डबल, सीधी सी बात। भारत, श्रीलंका में देख रहे हो आप 1% ओनली, मतलब आप ऐसे मानो लगभग
1000 बच्चों में सिर्फ 7 या 8 बच्चे जिनकी मृत्यु होती है, और 8 बच्चे वो हैं जो कुछ तो माँ के गर्भ से ही मरे हुए पैदा होते हैं या बाय द वे कुछ प्रॉब्लम। बहुत कम केस में, पाकिस्तान का आप देखें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बराबर लिस्ट से समझ सकते हैं। अब आइए मैं आपको एक अच्छी तरीके से बताऊँ। समकालीन दक्षिण एशिया। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर सरकार की व्यवस्थाएं, कि सरकार का तंत्र कैसा है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी है। ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्या होगा आएगा। देख, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, आपको ध्यान हो, और अगर आपको ध्यान है तो बोलो नेपाल। आप कह रहे तो मैं लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और कल बात मैंने यहाँ लिखा था श्रीलंका, मैंने यहाँ लिखा शायद ऐसा ही, और इधर भारत, ठीक है। 4 देश हो गए। ऑक्टोगल बना रहा हूँ, इधर है प्यारा सा पाकिस्तान। हाँ प्यारा ही बोलेंगे ना, सब देश अच्छे भैया। पाकिस्तान और बांग्लादेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मालदीव एक अपना तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, ठीक है। 4, 3, 7। एक और अपन जोड़ सकते मालदीव बिल्कुल की मैंने आपको पता म्यांमार और अफगानिस्तान, इसको कभी कभी काउंट करते कभी कभी नहीं करते हैं, लेकिन इनको जोड़े तो 9 हो जाते हैं। 9 1, 2 भूटान, 3 श्रीलंका, 4 भारत, 5 पाकिस्तान, 6 बांग्लादेश, 7 मालदीव, 8 म्यांमार और 9 अफगानिस्तान, ठीक है। चाइना को हमने इंक्लूड नहीं किया। ये दक्षिण एशिया की देश है। दक्षिण एशिया मतलब एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में ये देश स्थित हैं, ठीक है। अब हमें इनके यहाँ ये समझना है शासन की व्यवस्था है। इसकी क्या शासन की व्यवस्था। प्लीज नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका। आप जब भी इन देशों का नाम लेंगे तो आपकी समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ व्यवस्था कैसी है। अगर मैं नाम लेता हूँ आज से लगभग 150-200 साल 100 साल पहले और ज्यादा, तो मुझे नाम आता है एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में कैसा शासन था? लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाह। कैसा था? तानाशाह वर्ग नहीं सुना है? एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर था, तो तानाशाह शासन था। तो आपको शासन की व्यवस्था पता होना चाहिए, लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाह। नहीं पता हो मैं बता देता हूँ। एक होता है राजतंत्र, अब नहीं पता तो देख लो, काम आएगा। और लोकतंत्र, और एक लास्ट है आपका तानाशाह। तानाशाही शासन कुछ नहीं, ठीक है। ये 3 व्यवस्था है, हालांकि और भी है। इंग्लिश में राजतंत्र को मोनार्की बोल देते हैं, और राजा शासन कर रहा है, यानी उसको ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, और डिक्टेटर बोल सकते हैं तानाशाह को, और डेमोक्रेसी बोलते हैं लोकतंत्र को। एक शासन और होता है ओलिगार्की। ओलिगार्की एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है पुलिंग लोग, ऐसे वाले जो बिजनेसमैन लोग हैं
उनके द्वारा बनाई हुई सरकार को ओलिगार्की बोलते हैं। ठीक है, तानाशाह में लोगों का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर देश का प्रमुख अपनी ही जनता पर कुछ नियम कानून थोपता है और अपने हिसाब से शासन चलाता है। राजतंत्र को आज से सैकड़ों साल पहले अगर देखें तो राजतंत्र था। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल के आसपास तक लगभग मुगल डायनेस्टी तक भारत में देखा जाए तो क्या था, राजतंत्र। और राजतंत्र का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र, हमारे देश, हमारे एम्पायर साम्राज्य का प्रमुख राजा या महाराजा होगी और उनका ही बेटा आगे चल के राजा बनेगा, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। ये राजतंत्र है और यहाँ संविधान नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसलिए आज भी कुछ देशों में ऑटोक्रेसी है और ऑटोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है राजतंत्र। और राजतंत्र भी कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जब फ्रांस की क्रांति 1789 में अक्टूबर में तभी यही हुआ था, राजा को हटा दिया गया और 1991 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाए, यानी संवैधानिक राजतंत्र। राजा तो होंगे लेकिन संविधान के नियम का पालन करेंगे। सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो या फिर ओमान हो, यूएई हो, ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश हैं, अपना भूटान हो पड़ोसी देश, इनमें राजतंत्र है। यहाँ पर राजा है, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन लोग बढ़िया जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितने राजा रजवाड़े महाराजा आप देखते हो सब राजा थे। ये सवाल याद हुआ ना, 565 रियासतें थी और छोटे मोटे बड़े सबको जोड़ जाड़ बहुत सारे तमाम राजा थे, सबको इकट्ठा किया। तो राजतंत्र में लगभग लोगों के साथ वो यातनाएं झेल रहे थे, परेशानी झेल रहे थे, इसलिए तो लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक फॉर्म है। लोकतंत्र ऐसा व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासक को मतदान के माध्यम से खुद चुनेगी। Democracy is a form of government in which the head of government should be elected. अब्राहम लिंकन की फेमस डेक्लेरेशन भी है, by the government of the government for by the people of the people for the people. जनता का शासन जनता के द्वारा बनाया हुआ जनता के लिए ही सर्वोपरि होगा, यही लोकतंत्र है। अब हम पढ़ रहे हैं इन तीनों व्यवस्था में कहां पर कौन सी व्यवस्था है। प्यारे बच्चों, नेपाल में पहले था राजतंत्र, लेकिन अब है क्या है, लोकतंत्र। खड़क सिंह जो भी है वो भी खड़क सिंह ओली करके कुछ, खड़क शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री है, ठीक है। और हाँ, और भूटान में क्या है बच्चों, राजतंत्र। किसी को पता होता बोल सकते, अच्छा लगेगा। श्रीलंका में क्या है, क्या है, बहुत बढ़िया। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है, देश का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, चुनाव व्यवस्था हो रही होगी, एक संविधान होगा, लोगों को अधिकार मिले होंगे, लोग अच्छे से रह रहे होंगे। जैसे हमारे भारत में लोकतंत्र है वैसे शायद दुनिया के और देशों में होगा, लेकिन डिफरेंस आ जाता है संविधान बनाने वालों पर और संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर। बाकी देखते चलेंगे। भारत में क्या है, तानाशाह, अच्छा बोल तो क्या तानाशाह कौन सा है, लोकतंत्र। भारत में लोकतंत्र। मालदीव में, मालदीव की मैं घटना बता रहा हूँ, 1968 सल्तनत समझ हो, सल्तनत थी। सल्तनत मतलब आपने अगर पढ़ा हो, आपने गुलाम वंश के बारे में सुना हो, दिल्ली सल्तनत के बारे में सुना हो, 1206 से 1290, वो सल्तनत थी जहाँ का राजा सुल्तान होगा, सुल्तान की सत्ताओं में पूरा शहर चलेगा, क्या चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये सब कहानी खत्म हुई। इसका मतलब ये गड़बड़ है कुछ, इसका मतलब ये कि हट गया। यहाँ क्या आ गया, क्या आ गया, लोकतंत्र। पाकिस्तान, म्यांमार, देखो इनकी व्यवस्था के बारे में ज्यादा दिया नहीं, इसकी व्यवस्था बहुत शानदार है। अफगानिस्तान बहुत बढ़िया देश है, लेकिन यहाँ पर सैन्य शासन लिखो, वही और क्या लिखूं, सैन्य शासन तालिबानी होगा। एक तरीके से आतंकवादी है, एक तरीके का पूरे तरीके से आतंकवादी, धूमधाम से आतंकवादी।
तो सैन्य शासन अफगानिस्तान में तालिबानी होगा। ठीक है, म्यांमार के बारे में शासन व्यवस्था है इनकी क्या चल रही है, लेकिन सैन्य शासन नहीं है। ठीक है, अब बचे दो देश। हमारा देश जब आजाद होता है 1947 में 14 अगस्त की रात जो भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी और खाली रात मानी जाती है, बहुत दुख भरी रात। जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे उस दर्द और उस दुख को जो हिंदुस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान के लोगों ने झेला है, जहाँ लाखों लोग जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश जब ये आजाद होते हैं, अलग होते हैं, पाकिस्तान में दो तरह की व्यवस्थाएं, और वो दो तरह की व्यवस्था सुनो बेटा, एक है लोकतंत्र और एक है सैन्य शासन। सैन्य शासन क्या है बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, सैन्य शासन, लोकतंत्र, और बांग्लादेश में भी सैन्य शासन और क्या लोकतंत्र। मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है, सुन पा रहे हो आप लोग? पता नहीं मुझे आवाज कैसे बात होगी। पूरे देशों के बारे में लगभग बता दिया है, हर देश की व्यवस्था बता दी है। अब एक काम कर लिया लगाते हैं। देखो आप, मैं इसमें उन चीजों को बोल कर रहा हूँ जहाँ पर राजतंत्र है। प्यारा सा भूटान और यहाँ है क्या है, राजतंत्र कहाँ है? भूटान में। और नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कहीं भी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। और सैन्य शासन कहाँ दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में। पाकिस्तान की जस्ट पीछे कौन है? अफगानिस्तान। समझ गए? अब पूर्वी दिशा में है बांग्लादेश। तो पाकिस्तान 1947-48 में अलग होता, दो भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आपस में लड़ाई दंगे होते रहते हैं, आखिरकार शेख मुजीबुर रहमान साहब चुनाव जीतते हैं, बड़ी धूमधाम से जीतते हैं। तो उन्होंने कहा हम हमारी सरकार बनाएंगे, और बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान की उस जीत को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पचा नहीं पाए। तो वैसे मान के चलो कि लगभग पूर्वी पाकिस्तान ने अपनी सरकार बना ली। उसके चक्कर में लड़ाई होती है और बांग्लादेश का जन्म होता है 1971 में। भारत सरकार ने भी इसमें मदद की। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और मुक्ति वाहिनी सेना के माध्यम से हमने भी उसमें सहयोग किया बांग्लादेश का। अच्छा काम करने में हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं। बढ़िया बांग्लादेश रह रहा है, ठीक है, आज बढ़िया है। अब इनको समझते हैं, सबसे पहले सैन्य शासन को समझते हैं। यहाँ ये है कि देश का प्रधानमंत्री जो भी है वो तो है अपनी जगह, लेकिन अपनी जो सेना है ना उसके देश की वो इतनी ताकतवर है, उसको इतनी शक्तियां दे दी गई हैं कि वो चाहे तो प्रधानमंत्री बैठा है, अब वो स्वयं चल निकल उधर ऐसे हम इस देश के है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में लगभग ऐसा ही तो है। जब उनका मन हुआ ना 1990 में, परवेज मुशर्रफ जनरल थे आर्मी के, उनको लगा अच्छा कारगिल लड़ रहे हैं, मन नहीं माना, चलो कर अपन आएगा, बन गई, प्रेसिडेंट बन गए, असेंबली में बिल पास करवाए, सब करवा दिया। समझ पा रहे हो? तो सैन्य शासन बहुत खतरनाक चीज है। सैन्य शासन अनकंट्रोल चीज है, जहाँ पर लोगों के मौलिक अधिकार हैं, सब चीजें दब के रह जाएगी। आपकी स्वतंत्रता, आपकी आजादी, आपकी समानता सब छीन जाएगा। मतलब लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो पूरी फेल हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम सैन्य शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, और सैन्य शासन राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, बेकार सिस्टम माना जाता है। ठीक है, इसमें लोगों को बहुत पीड़ा होती है, लोगों को बहुत कष्ट होता है। समझ पा रहे? ठीक है, भैया सैनिकों का काम है देश की रक्षा करना, लड़ना। अब उनको तुम सरकार दे रहे हो, पूरा सिस्टम रहेगा हर चीज का, जिसका जो काम है वही तो कर पाएगा। राजतंत्र देखो भूटान में, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा पहले ठीक ठाक चला था, लेकिन आगे का
इतनी दूर से तुमसे मिलने आ रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सेक्शन। तो भूटान में क्या है? राजतंत्र। क्या है? राजतंत्र, राजा का शासन। भूटान के राजा बड़े अच्छे व्यवहार वाले इंसान है, बहुत सीधे इंसान है, आराम से रह रहे हैं। और आपको अच्छी बात ये है, शांति प्रिय देश है, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश भूटान माना जाता है। और इस देश में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते नहीं है। भगवान बुद्ध को ही लोग मानते हैं, बौद्धिज्म ही यहाँ का प्रमुख धर्म है और बुद्ध के विचारों में ये लोग चल रहे हैं। ठीक है, बौद्धिज्म का लाइट हिंदुस्तान में, और लाइट से तो लाइट ऑफ एशिया इसलिए कहा जाता है, एशिया का प्रकाश स्तंभ भगवान बुद्ध को, क्योंकि उनके ज्ञान का जो स्तंभ है वो भारत के लिए पूरे दुनिया में फैला है। कई देशों ने इसको अपना ऑफिशियल रिलीजन माना है। ऑफिशियल रिलीजन यानी राष्ट्रीय धर्म श्रीलंका ने माना है, समझ। तो इसलिए भूटान बहुत शांति प्रिय देश है और खुशहाल देश। HDI इंडेक्स में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है इसको भूटान को, हर साल इंडेक्स में होता है। तो बड़ा प्यारा देश है, ऐसे किसी से ज्यादा फालतू मतलब नहीं है। नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन एक परेशानी है माओवादियों की। नेपाल में 2006 तक बहुत लड़ाई दंगे चल रहे हैं। राजा एक तरफ, माओवादी दूसरी तरफ, और तीसरी तरफ डेमोक्रेसी के सपोर्टर। तीन तरह से त्रिपक्षीय है, तीन पक्षों से लड़ाई होती है। राजा की सेना, माओवादी कौन है? चीन का राजा थे माओ, हेड प्रधानमंत्री जो भी बोल सकते हो। उनके टाइम पे लोग कुछ आतंकवादी गुट के लोग धीरे धीरे पाकिस्तान, चाइना से कूद के नेपाल, नेपाल से कूद के आज जो नक्सली है ना भारत में, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में, वो माओवादियों की देन है। तो कुछ माओवादी लोग और कुछ लोकतंत्र के समर्थक, तीनों में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद समझ में आया भैया नहीं चल पाई, तो व्यवस्था हट गई और फिर क्या आ गया यहाँ पर? लोकतंत्र। ठीक है, कहाँ आया? नेपाल में 2006 में। 2008 से प्रॉपर मैनर में यहाँ पर चीजें चलने लगी। ठीक है, अब देखिए भारत, श्रीलंका, नेपाल मैंने आपको बता ही दिया है, और मालदीव। ठीक है बच्चों, सब जगह क्या है? एक ही चीज है, लोकतंत्र। ठीक है, भूटान में आपने देखा राजतंत्र के बारे में, और इन सभी में लोकतंत्र बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। भारत और श्रीलंका ऐसे जब से आजाद हुए तभी से लोकतंत्र यहाँ पर कायम है और व्यवस्था ठीक तरीके से चल रही है। ठीक है, नेपाल और मालदीव ने बाद में अपनाया है। यहाँ पहले सल्तनत थी, सुल्तान थे, बाद में मालदीव साइड से, मालदीव लिखा ना इंडियन ओशियन के आसपास का वही एरिया है। ठीक है, तो यहाँ शासन सिस्टम हो ठीक ठाक तरीके से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चला। ये सिस्टम लोकतंत्र का है। लोकतंत्र की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से कायम यहाँ पर है। तब ये बात को समझ पाए आप लोग? और